2020 के ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने वो क्या टेक्निक अपनाई होगी, उसकी सारी प्रैक्टिस अपनी जगह पे, नीरज चोपड़ा ने ऐसी क्या टेक्निक अपनाई होगी जिससे वो गोल्ड मेडल जीता होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे देखते हैं, चाहे वो जेवलिन थ्रो हो, शॉट पुट थ्रो हो, या नॉर्मल सा हम कोई भी सामान बाहर फेंकते हैं। मैं अपनी बालकनी से कोई सामान दूर फेंकता हूं, या इवन मैं वाटर में वाटरिंग करता हूं प्लांट्स में। तो जो एक मोशन, एक ट्रेजेक्ट्री बनती है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है? आधे घंटे में मैं पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करने वाला हूं, और आधे घंटे में इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उस पर आपका कमांड होने वाला है। हो सकता है आप घर पे पढ़ो, हो सकता है आपको बहुत टाइम लगे, लेकिन क्लास में आपको आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, इसका मेरा प्रॉमिस है। सबसे पहले तो ये बता दें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन बेसिकली एक ऐसा मोशन होता है जिसमें दो डायरेक्शन में हम दो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से हम स्पीड को एनालिसिस करते हैं। यानी कि अगर मैं किसी चीज को ऐसे थ्रो करता हूं, तो बेसिकली एक मोशन उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। वर्टिकल डायरेक्शन वाली मोशन की खासियत होती है कि उसमें हमेशा ग्रेविटी लगता रहता है नीचे, यानी कि ग्रेविटी उस मोशन को कंट्रोल करता है एट एवरी पॉइंट। और हॉरिजेंटल वाले मोशन की, हॉरिजेंटल वाली स्पीड की अगर बात करें, तो हॉरिजेंटल स्पीड के अगेंस्ट में जो एक फोर्स कंसिडर कर सकते हैं, जो उसको कम करता होगा, उसको हम एयर का ड्रैग बोल सकते हैं। बट फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम उस ड्रैग को ऑलमोस्ट निग्लिजिबल वो मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि हॉरिजेंटल स्पीड मेरी हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जैसे ही हम किसी चीज को ऐसे थ्रो करते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा शॉट पुट थ्रो, या कोई ऐसा ऐसा गेम देखा होगा, फुटबॉलर को देखा होगा, जब वो फुटबॉल हिट करता है और बहुत ही लंबा वो बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करता है, जैसे ही वो आसमान में जाता है, उसका उसके ऊपर एक ग्रेविटी का इफेक्ट शुरू हो जाता है। और ग्रेविटी की वजह से उसका डायरेक्शन, एक ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाता रहता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। उसका डायरेक्शन चेंज होकर एक कर्वी पाथ बनाता है। उस पाथ को हम बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और हम उसकी एनालिसिस पे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो तीन चार जो टर्म्स हैं हम उसकी बात कर लेते हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो हम नॉर्मली, अगर हम नॉर्मल मोशन की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल के केस में अगर स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो एक बंदा यहां थ्रो करता है, एक बंदा यहीं पे थ्रो कर देता है, एक बंदा थोड़ा दूर थ्रो करता है। तो इस डिस्टेंस को हम बेसिकली रेंज बोलते हैं, और हम एक रेंज को दूसरे रेंज से कंपेयर करते हैं, यह बताने के लिए कि कौन विनर है और कौन लूजर है। तो इस रेंज की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं हमेशा। तो इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलते, इसको हम रेंज बोलते हैं। सेकेंड थिंग, चूंकि ये मोशन एयर में हो रहा है, ये एक तरह से एयर में फ्लाइट है, फ्लाइट वाला मोशन है, तो हम इसके टाइम ड्यूरेशन को, जितने ड्यूरेशन में ये पार्टिकल मेरा यहां से यहां जाता है, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। थर्ड थिंग, जो हाइट ये कवर करता है उसको हम हाइट बोलते हैं। फोर्थ थिंग, जो डिस्टेंस से कवर करता है, जो डिस्टेंस, ये जो पाथ अटेन करता है, जिस पाथ के थ्रू ये जाता है, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होता है, ये बेसिकली एक पैराबोलिक कर्व होता है। पैराबोला क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी इसमें रोल प्ले करती है। हम एक एक डायरेक्शन की स्पीड को ग्रेविटी कंट्रोल कर रही होती है हमेशा, ऑल द ड्यूरेशन ऑफ लाइट ग्रेविटी इसको कंट्रोल कर रही होती है। तो इस वजह से इसका जो ट्रेजेक्ट्री बनती, जो एक पाथ बनता है, वो एक पैराबोलिक पाथ होता है, और उस पैराबोलिक पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। अगर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल का इस्तेमाल करें, तो हम एग्जैक्टली इस पाथ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेन जो तीन टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ये हाइट जो कवर कर रहा है, इसको हम कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैसे निकालेंगे, और रेंज को हम कैसे निकालेंगे।
इंटीग्रेशन से वैसे फ्लाइट भी निकाल सकते हैं। इसका हम एक कर्व बना के और उसको इंटीग्रेट करके हम इसका टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही निकालते हैं क्योंकि उसी की इंपॉर्टेंस है, इस पाथ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ज़्यादा आई मीन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इस पाथ का फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो हम इस बात पे भी बात करेंगे कि नीरज चोपड़ा ने ऐसा क्या किया होगा कि वो मैक्सिमम रेंज कवर किया होगा, इस पे भी बात करेंगे अभी। पहले हम बात करते हैं कि हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज हमको हमको कैसे निकालना है। देखो, किसी भी टॉपिक में कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका वीक रह जाता है और आप टॉपिक्स में आगे बढ़ जाते हो, आप हो सकता है फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लो, हो सकता है एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से स्ट्रांग है तो आप कभी भी चीजों को एनालाइज करके ऑन द स्पॉट आप सॉल्व कर सकते हो। एंड क्वेश्चंस में भी क्या होता है कि बहुत वैरायटी होती है, कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आईआईटी गेम प्ले करता है। जब आईआईटी गेम प्ले करता है तो आपके बेसिक्स ही वहां पे काम आते हैं। तो हम बेसिक्स पे बात करते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज कैसे करते हैं। अगर ये मैं प्रोजेक्टाइल कर्व लूं बेसिकली, तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को स्पीड निकालनी है तो मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा। हो, क्या हो गया, पेन को पेन साथ नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, लेट्स यूज द अनदर पेन। तो इसकी किसी भी पाथ पे जब मैं टेंजेंट खींचता हूं, इस टेंजेंट की डायरेक्शन उसकी स्पीड बताती है, और ये डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है थ्रू आउट द पाथ, ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये चेंज क्यों होती है? क्योंकि इसका इस स्पीड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर मैं इसको थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करता हूं तो इनिशियल में ही इसका यू स्पीड से अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो इनिशियल में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो यू कॉस थीटा आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। थीटा वाले साइड में जो हम कंपोनेंट लेते हैं वो कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यू कॉस थीटा हो जाता है, और जो थीटा के अगेंस्ट वाला होता है वो यू साइन थीटा होता है। ये हम ऑलरेडी वेक्टर में कवर कर चुके हैं कि वेक्टर को हम कैसे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। नाउ कमिंग टू द बेसिक पार्ट, सबसे पहला पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो ये पार्ट है कि इसकी हॉरिजेंटल स्पीड थ्रू आउट द फ्लाइट सेम रहती है, कोई चेंज नहीं आता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो ये चीज भूलना मत एग्जाम में, क्योंकि यू कॉस थीटा को अपोज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है। एक फोर्स है जिसको हम एयर का ड्रैग बोल सकते हैं, फ्रिक्शन बोल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में इन जनरल हम उस फ्रिक्शनल पार्ट को निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि यू कॉस थीटा के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यू कॉस थीटा के अगेंस्ट कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। और हमने जैसा कि देखा था कि अगर मैं एक एक्सेलरेशन की बात करूं, जो एक मेजर एक्सेलरेशन इसको इंपैक्ट करता है वो है ग्रेविटी। पर ग्रेविटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल पे, हमने देखा था किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल पे जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? अगर ये वेक्टर v है, इसका 90 डिग्री एंगल पे हम कंपोनेंट निकालना चाहे तो v cos 90 बोलेंगे, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो ये जीरो हो जाती है। यानी कि ग्रेविटी का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजेंटल के अगेंस्ट नहीं हो सकता, जो भी कंपोनेंट लेंगे उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ग्रेविटी हॉरिजेंटल स्पीड को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करती। तो थ्रू आउट द फ्लाइट जो एक बेसिक सी चीज है वो ये है कि u cos थीटा किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज द वन बेसिक थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे ही हम चीज को फेंकते हैं, ये हाथ से जब फ्री होती है तो तुरंत ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाती है, और इसको अब ग्रेविटी कंट्रोल करना शुरू करती है। ग्रेविटी कंट्रोल करने का मतलब यह है कि ग्रेविटी वर्टिकल स्पीड को रिड्यूस करना शुरू करेगी, और रिड्यूस करते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वर्टिकल स्पीड हो जाएगा जीरो, और सिर्फ बचेगी हॉरिजेंटल स्पीड। और हॉरिजेंटल स्पीड कितनी बचेगी? यू कॉस थीटा के इक्वल ही बचेगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रहा मेरा। तो यू कॉस थीटा मेरी हॉरिजेंटल स्पीड बचती है, और वर्टिकल स्पीड मेरी हो जाती है जीरो। और फिर ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड ऐड करना शुरू करती है। तो देखा जाए तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसका डायरेक्शन ये है,
जब मैं यहां पे जाता हूं तो वर्टिकल कंपोनेंट कम होने लगता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है रिजल्टेंट का। फिर आगे बढ़ता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल तो उतना ही है, वर्टिकल कंपोनेंट और रिड्यूस हो गया, तो मेरा रिजल्टेंट देखा जाए तो और थोड़ा सा इंक्लाइन होता है। यहां पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया तो एक कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल स्पीड में आ जाता है, और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होता है, हॉरिजॉन्टल उतना ही है, रिजल्टेंट मेरा अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है, और धीरे धीरे करके हर जगह पे ऐसी स्पीड चेंज होती है, और फाइनली हम यहां पे पहुंचते हैं। तो वर्टिकल जो मोशन है उसको वर्टिकल वाला जो मोशन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो ये जितनी हाइट कवर करेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यू की वैल्यू कितनी है और थीटा की वैल्यू कितनी है। तो इससे ये पता चलेगा कि मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। इस वर्टिकल कंपोनेंट को किल करने का काम ग्रेविटी का है, यानी कि एक पॉइंट पे ले जाके इसको जीरो कर देगी, और वो होगी मैक्सिमम हाइट जितना ये अटेन कर सकता है। इस हाइट से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि अब इसकी वर्टिकल स्पीड हो गई 0, और यहां से वापस लौटना शुरू करेगा, यानी कि ये एच को पहले ऊपर कवर करेगा, फिर एच ही जो है नीचे आएगा, यानी कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ग्रेविटी डिसाइड करती है, इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट नहीं डिसाइड करता है, ग्रेविटी डिसाइड करती है। तो जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में एनालिसिस से हम कैलकुलेट करेंगे। और जितना टाइम ये एच ऊपर गया, जितना टाइम एच ये नीचे आया, उसमें जो मेरा टोटल टाइम लगेगा उस टाइम में यू कॉस थीटा से कितना डिस्टेंस कवर कर ले गया, ये मेरा रेंज हो गया। तो देखा जाए तो मेरा रेंज जो है एक फॉलोइंग फैक्टर है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उस टाइम में जितना मेरे को टाइम मिला, जितना हॉरिजॉन्टल में कवर कर सकता था उतना मैं हॉरिजॉन्टल कवर किया। तो सबसे पहली चीज जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं हाइट, कितना ऊपर गया। सेकेंड नंबर पे हम टाइम निकालते हैं, उस हाइट को ऊपर जाने और नीचे आने में कितना टाइम लगा। थर्ड नंबर पे हम रेंज निकालते हैं। आप रेंज को पहले नहीं निकाल सकते, आप रेंज को पहले नहीं निकाल सकते क्योंकि रेंज को निकालने के लिए टाइम का पता होना जरूरी है। टाइम को पता होने के लिए मेरा हाइट का पता होना जरूरी है, कितनी हाइट तक ये जाएगा। तो एक बार इसको एनालाइज करते हैं। एच के लिए तो बहुत ही आसान है, एच के लिए तो हम सिंपल इक्वेशन लिख देंगे, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों किया? क्योंकि जी का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन से अपोजिट है। वर्टिकल मोशन मेरा ऊपर है, यू साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर है, और जी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जी बेसिकली रिटार्डेशन, इट इज नॉट द एक्सेलरेशन, इट इज बेसिकली रिटार्डेशन। तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर दिया। यू की वैल्यू इनिशियल स्पीड क्या है मेरी? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे टाइम का फैक्टर आ गया तो मैं इसको इससे नहीं निकाल सकता, मैं दूसरा इक्वेशन लगाता हूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहां से मैं h की वैल्यू कर सकता हूं वी स्क्वायर, सॉरी, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2g। अभी दोस्तों अगर देखें इसमें v की वैल्यू क्या होगी, v क्या है? फाइनल स्पीड है। तो जब h हाइट पे है तो वर्टिकल स्पीड कितनी हो जा रही है मेरी? 0 हो जा रही है। तो वर्टिकल स्पीड मेरी 0 हो गई, और इनिशियल स्पीड मेरी कितनी है? u साइन थीटा। तो अगर मैं इसमें वैल्यू डालूं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज द टोटल हाइट जो कि ये मेरा प्रोजेक्टाइल कवर करने वाला है। और जैसे ही मैं इस h को यहां डालता हूं तो मैं इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है। तो आते हैं अभी टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल जो हाइट ये कवर करेगा उसका इक्वेशन हुआ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैं इधर किनारे लिख देता हूं, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इस इक्वेशन में आते हैं, h की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखा जाए तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो बेसिकली टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टी की दो वैल्यूज आनी चाहिए। और टी की दो वैल्यूज क्यों आएगी? क्योंकि ये किसी भी उसमें अगर देखा जाए किसी भी टाइम पीरियड में ये जो हाइट कवर कर रहा है एच,
ये एक टाइम पे नहीं कवर कर रहा है, ये दो अलग अलग टाइम पे सेम हाइट एच पे रहता है, सेम हाइट एच पे दो अलग अलग टाइम पे रहता है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसीलिए टी की मेरी दो वैल्यूज आती हैं। लेकिन मैक्सिमम हाइट के केस में ये दोनों हाइट सेम हो जाती है, तो सिंगल वैल्यू आएगी। कैसे, इसको सॉल्व करते हैं। 2 को मैं इधर ले आया, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू जी साइन थीटा टी माइनस हाफ 2, और 2 को मैं ऊपर ले गया था, जी को इधर लाया, तो हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और सिंपल इक्वेशन से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से सॉल्व कर सकते हैं। v की फाइनल वैल्यू मेरी थी, सॉरी, जो मैं एक बेसिक इक्वेशन लिख सकते हैं, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड माइनस जी टाइम पीरियड। तो फाइनल स्पीड 0 है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एनालाइज करेंगे तो वर्टिकल हाइट h अटेन करने के लिए इसको कितना चाहिए, u की वैल्यू आ जाएगी मेरी u साइन थीटा माइनस जी टी, तो t की वैल्यू आएगी u, इसकी वैल्यू 0 आ गई। फाइनल स्पीड कितनी थी मेरी, 0 थी, तो u साइन थीटा अपॉन g, दैट इज द टाइम पीरियड इन वन डायरेक्शन। लेकिन ये h गया भी, h वापस भी आया, h जब वापस आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू बेसिकली 2 इंटू टी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये चीज रिमेंबर करने वाली बात है कि हम लोग जो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी, और जो मैं हाइट की वैल्यू निकाल रहा हूं, ये बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में हम स्पीड को एनालाइज करके ही निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड कंपोनेंट है मेरा, उस स्पीड कंपोनेंट को कितने टाइम में जीरो करेगा, कितनी हाइट अटेन करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा, और उस हाइट को अटेन करने में कितना टाइम लेगा, उस पर मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आएगा। तो टी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैं यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन लिख देता हूं, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब आते हैं रेंज वाले पार्ट में। रेंज में करना क्या है, रेंज में कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान काम है रेंज निकालना। रेंज निकालना क्यों आसान है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड तब तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। टाइम पीरियड जब कैलकुलेट कर लिया तो जो ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये मेरा u cos थीटा है। ओ इट्स नॉट वर्किंग, u cos थीटा है। u cos थीटा का काम क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कवर करते करना है। जितनी देर में ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, उतनी देर में हॉरिजॉन्टल का काम क्या है, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जितना इसको टाइम मिला उतना ये मैक्स ये आगे कवर करेगा। कवर क्यों करेगा, क्योंकि इसको टाइम मिल रहा और u को अपोज करने वाला कोई फोर्स ही नहीं है मेरे पास। तो u cos थीटा रेंज कैसे निकलेगा, ये सिंपल जो हम लोग 6, 7, 8 में टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते थे, जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था। सिंपली हम डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी, स्पीड इनटू टाइम। हम स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगी, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। टाइम मुझे पता है, टोटल फ्लाइट का टाइम मेरा है 2u साइन थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कितनी है मेरी, u cos थीटा। तो मैं u को एक तरफ कर दूं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा रेंज का फॉर्मूला होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब जल्दी से इसको एनालाइज कर लेते हैं इन तीनों इक्वेशंस को। इन तीनों इक्वेशंस में क्या होगा, देखो एक सिंपल सी बात अगर देखें तो, अगर सपोज
ये एक मेरा एक स्टैंड है, टारगेट, और यहां पे एक बंदा खड़ा है। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, जो भी है, अब ये बंदा ऐसे ही है। अगर सपोज ये यहां से गन लेकर शूट करता है, अगर ये बिल्कुल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस पे टारगेट करके शूट करेगा, तो क्या लगता है कि ये गोली इस पे लगेगी? ये नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जैसे ही गन से गोली निकलेगी, तुरंत वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। जब तक गन के अंदर है तब तक तो भाई उसको सपोर्ट करने के लिए चीजें हैं। गन सपोर्ट कर रहा है, गन को एक बंदा होल्ड करके बैठा है, तो ग्रेविटी के इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए चीजें, कंपनसेट करने के लिए ऑप्शंस हैं। लेकिन जैसे ही ये एयर में आती है, ग्रेविटी अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगी। ग्रेविटी का क्या काम क्या है? वर्टिकल स्पीड ऐड करना। यानी कि ये हॉरिजेंटल में तो हमने टारगेट किया, और वर्टिकल स्पीड ग्रेविटी इसमें ऐड करना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ग्रेविटी का काम क्या है? जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम में जितना स्पीड ऐड कर सकती है उतना स्पीड ऐड करेगी, और इसका रिजल्टेंट चेंज होना शुरू होगा। और फाइनली यहां पहुंचते पहुंचते ये प्रोफाइल घूम जाएगा और यहां जाके लग जाएगा। यानी कि हम टारगेट करेंगे चाइना पे और जाके लगेगा नेपाल पे। हम टारगेट करेंगे चाइना पे, जाके लगेगा नेपाल पे। तो अगर हमें चाइना पे शूट करना है तो हमको किधर डायरेक्शन करना पड़ेगा? हमको इसको थोड़ा सा वर्टिकल देना पड़ेगा, ताकि ग्रेविटी जब रोल प्ले करे, वर्टिकल स्पीड इसकी रिड्यूस करना शुरू करे, तो और फाइनली जब ऐड करे वर्टिकल स्पीड, तो ये जाके डायरेक्ट जो है मेरे टारगेट पे लगे। तो टारगेट पे लगने के लिए अगर हमें चाइना पे टारगेट करना है तो हमको जापान पे टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके ये चाइना पे लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप स्ट्रेट करोगे, देखो इसमें कितनी भी हाई स्पीड हो, अगर ये बहुत ही हाई स्पीड से भी बंदूक की गोली चलेगी तो इतना ही होगा कि टाइम बहुत कम मिलेगा ग्रेविटी को। यानी कि मेन क्या है कि ग्रेविटी को कितना टाइम मिलता है। अगर ये बहुत हाई स्पीड पे हुआ, अगर स्लो स्पीड पे हुआ, इसको 15 सेकंड मिल गया, ग्रेविटी ने 15 सेकंड में अच्छी खासी स्पीड ऐड कर देगी, यानी कि अच्छा खासा डायरेक्शन चेंज कर देगी। और अगर इसको सपोज अगर मैं बंदूक से शूट कर रहा हूं तो इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलेगा। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी मिलेगा तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ग्रेविटी अपना रोल प्ले करेगी और ये स्ट्रेट कभी नहीं जा सकता, ये हल्का सा कर्व जरूर लेगा। बस इतना होगा कि इस टारगेट पे यहां लगने की जगह पे यहां पे लग जाएगा, इतना ही होगा। जितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी उतना कम ग्रेविटी को टाइम मिलने वाला है। तो इसलिए अगर सपोज हम लोग सपोज एरो से शूट करते हैं तो ऑब्वियसली एरो की स्पीड बहुत ही कम है, एरो की स्पीड कंपेयर टू बुलेट बहुत ही कम है। तो एरो के केस में क्या होगा कि हमको ग्रेविटी को टाइम ज्यादा मिलेगा। ग्रेविटी को टाइम क्यों ज्यादा मिलेगा? तो क्या होगा? ग्रेविटी को टाइम ज्यादा मिलेगा काम खराब करने के लिए, यानी कि स्पीड को घुमाने के लिए। स्पीड को घुमा के वो नीचे लेकर आएगी, और हमारा अगर हम स्ट्रेट डायरेक्शन में बिल्कुल हिट करेंगे, बिल्कुल सामने टारगेट करके, तो मेरी जो प्रोफाइल बनेगा ये जाते जाते ऐसे घूम जाएगा। और घूम जाएगा तो ये कहां लगेगा? वो बिल्कुल मेरे टारगेट पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं ये चीज बुलेट से करता हूं तो बुलेट में मेरे को एडवांटेज सिर्फ इतना ही मिलेगा कि ये जो टाइम पीरियड है ये मेरा बहुत छोटा सा रह गया, बहुत छोटा सा रह गया। तो ग्रेविटी को बहुत कम टाइम मिलेगा डायरेक्शन चेंज करने के लिए। ग्रेविटी फिर भी डायरेक्शन चेंज करेगी, लेकिन बहुत थोड़ा सा मेरा चेंज आएगा। सपोज बिल्कुल यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे लग गया, इतना ही डिफरेंस आएगा। इस पाथ को भी हम प्रोजेक्टाइल ही बोलेंगे, और इसको भी प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ये भी मेरा पैराबोला होगा। इस पाथ को भी हम प्रोजेक्टाइल ही बोलेंगे, और ये भी पैराबोला ही होगा। ये सारे पाथ जैसे ही ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आते हैं ये हमेशा पैराबोलिक ही बनते हैं, और पैराबोलिक बनने की वजह से और इस पाथ को हम प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही एनालाइज करते हैं। तो इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सिंपल एक डायरेक्शन में एनालाइज नहीं कर सकते। प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करने के लिए हमको दो डायरेक्शन में ब्रेक करना ही पड़ेगा। एक वो वाला डायरेक्शन जिसमें ग्रेविटी का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, और एक वो वाला डायरेक्शन जिसमें ग्रेविटी डायरेक्टली अपोजिट है। ग्रेविटी किसी एंगल पे नहीं है, डायरेक्टली अपोजिट है। यानी कि एक वर्टिकल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमको ये ब्रेक करके ही प्रोजेक्टाइल को एनालाइज किया जाता है। कभी भी आप प्रोजेक्टाइल को सिंपल एनालाइज नहीं कर सकते, आपको दो डायरेक्शन में हमेशा ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा टाइम पीरियड था, ये मेरा आर हो गया, ये एच हो गया। अभी आर के एनालिसिस पे आते हैं।
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अभी देखो आर की वैल्यू मैक्स कब होगी, आर की वैल्यू मैक्स कब होगी, जब साइन टू थीटा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो आर की वैल्यू मैक्स होगी। 2 थीटा 90 का मतलब हुआ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। यानी कि अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल से ठीक 45 डिग्री पे लॉन्च करता हूं सेम स्पीड से, तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। मैक्सिमम रेंज कवर करेगा से मतलब ये है कि ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजेंटल हो गया, ये जितना टाइम इसको मिलेगा सेम स्पीड से ऊपर जाने में और नीचे आने में, उतने में मैक्सिमम हॉरिजेंटल स्पीड ये कवर कर लेगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर लेगा। जैसे ही मैं इसका डायरेक्शन चेंज करता हूं, 45 से सपोज ज्यादा करता हूं, तो वर्टिकल में मेरा स्पीड ऐड हो रहा है। यानी कि वर्टिकल में स्पीड होने का मतलब यह है कि मेरा u साइन थीटा कंपोनेंट, u साइन थीटा कंपोनेंट इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने का एडवांटेज क्या मिलेगा कि मेरे को टाइम ज्यादा मिलेगा ग्रेविटी को, आई मीन ग्रेविटी के पास ज्यादा टाइम होगा इसको u साइन थीटा को रिड्यूस करके जीरो करने के लिए। यानी कि मेरे को हॉरिजेंटल फ्लाइट के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि u cos थीटा जो पार्ट है, जो मेरा हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे हम 45 डिग्री से आगे बढ़ेंगे उसकी वैल्यू शार्पली रिड्यूस होना शुरू होगी, किसकी तरफ, जीरो की तरफ। जब पूरी तरह से वर्टिकल करेंगे तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, हॉरिजेंटल रेंज मेरा जीरो हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट मेरा रिड्यूस होने लगता है। और ये स्पीड चूंकि हॉरिजेंटल कम मिलती है, टाइम पीरियड मेरा ज्यादा भी हो गया, फिर भी मेरी रेंज जो है आर मैक्स से हमेशा कम रहती है। और जैसे ही मैं 45 से कम पे करता हूं तो क्या होगा, मेरा u cos थीटा की वैल्यू शूट हो जाएगी, u sin थीटा की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। u sin थीटा रिड्यूस होने का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो गया। अब क्या होता है कि u cos थीटा की वैल्यू ज्यादा है, हॉरिजेंटल स्पीड मेरी ज्यादा है, लेकिन टाइम कम मिला, इस वजह से मैंने जो है हॉरिजेंटल रेंज मैंने कम कवर किया। रेंज तो सिंपली यही है ना, रेंज की वैल्यू क्या है, u cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। तो मेरी टाइम पीरियड u sin थीटा पे डिपेंड करेगा। मैं जैसे ही 45 से ऊपर जाता हूं मेरे को टाइम पीरियड बढ़ा देता हूं, मैं टाइम पीरियड बढ़ा देता हूं, लेकिन u cos थीटा की वैल्यू कम कर देता हूं, प्रोडक्ट मेरा कम आता है। जैसे ही मैं 45 से नीचे आता हूं मेरा u cos थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यानी स्पीड हॉरिजेंटल में मेरी बढ़ गई, लेकिन टाइम पीरियड अब मुझे कम मिल रहा है, तो टोटल मल्टीप्लीकेशन मेरा हमेशा का। तो ऑप्टिमाइज कहां पे होता है ये, 45 डिग्री एंगल पे। अगर मैं 45 डिग्री एंगल पे किसी चीज को थ्रो करता हूं तो मेरा ये मैक्सिमम रेंज कवर करता है। दैट इज वन फैक्ट जो मैंने सबसे पहले बताया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि नीरज चोपड़ा ने ऐसा क्या टेक्निक अपनाया होगा। सारी प्रैक्टिस अपनी जगह पे, लेकिन स्पोर्ट्स में टेक्निक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ऐसी क्या टेक्निक अपनाया होगा कि वो मैक्सिमम रेंज कवर किया होगा। उसने सालों तक प्रैक्टिस किया होगा कि वो कैसे 45 डिग्री के अराउंड थ्रो करे। तो अगर वो 45 डिग्री के अराउंड थ्रो करेगा तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। तो ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वो 45 डिग्री एंगल पे क्यों फेंकना होता है। अगर देखा जाए ट्रू सेंस में ये एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम थ्रो करते हैं तो हम एक हाइट से थ्रो करते हैं, एक हाइट से थ्रो करते हैं, तो मेरे को मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो वो एंगल, इस प्रोफाइल को अगर मैं पीछे करूं, यहां पे 45 डिग्री अगर मुझे मिलेगा तो ये आर की वैल्यू मैक्स जाएगी। ऑब्वियसली अगर यहां 45 डिग्री है तो जो थ्रो के पॉइंट पे होगा वो एंगल थोड़ा सा कम आएगा, मे बी 43 डिग्री आएगा। तो अगर देखा जाए मैक्सिमम रेंज कवर करना है तो एक हाइट के हिसाब से 42 या 43 डिग्री पे अगर हम फेंकेंगे तो हम मैक्सिमम रेंज कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मेरा हाइट मैक्सिमम कब होगा। हाइट मैक्सिमम कब होगा, हाइट मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा h की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ऑब्वियसली साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए h मैक्स के लिए,
साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब अगर मैं सेम स्पीड से एक एंगल पे फेंकता हूं, एकदम वर्टिकली अप फेंकता हूं, तो जब मैं वर्टिकली अप फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट कवर करेगा और वापस आ जाएगा। इन दैट केस रेंज 0 होगा। थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो रेंज में साइन टू थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, यानी कि रेंज की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब एच की वैल्यू मैक्स होगी तो रेंज की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड थिंग, जब रेंज की वैल्यू मैक्स होगी तब एच की वैल्यू क्या होगी? रेंज की वैल्यू मैक्स होगी तो क्या होगी? रेंज की वैल्यू मैक्स कब थी? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री थी। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एच वाली इक्वेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? एच की वैल्यू होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी अपॉन 2g हो जाएगी, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगी। और आर मैक्स की वैल्यू कितनी थी? आर मैक्स आता है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे, लेकिन आर मैक्स की वैल्यू है कितनी? यानी कि थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो आर मैक्स की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो देखा जाए एच की वैल्यू आर मैक्स का 1/4 होगी। आर मैक्स का 1/4 होगी, यानी कि अगर 45 डिग्री पे मैं किसी सब्सटेंस को मैं थ्रो करता हूं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं थ्रो करता हूं किसी चीज को, मैं एक वर्टिकल से 45 डिग्री सॉरी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे अगर मैं थ्रो करता हूं, तो सपोज अगर वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हाइट 10 मीटर ही जाएगा। अगर 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो वर्टिकल कितना जाएगा? 1/4 जाएगा, 25 मीटर हाइट तक जाएगा। अगर वो वर्टिकल 20 मीटर जाता है तो हॉरिजॉन्टल कितना जाएगा? 80 मीटर जाएगा। लेकिन ये किस केस में? ये तभी है जब मैं 45 डिग्री एंगल पे फेंकता हूं, यानी कि आर को मैं मैक्स करता हूं, मैक्सिमाइज करता हूं। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्टाइल में ऑलमोस्ट मेन टॉपिक मेरा सारा खत्म हो चुका है। यही होता है, इसी तरह से एनालाइज करते हैं। थोड़ा सा ड्रामेटाइज करेगा, अगर आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपका एक्सपोजर अलग अलग होगा। जैसे कि थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर देगा कि भाई मैं छत पे खड़ा हूं, मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूं, मैं छत पे से फेंकता हूं किसी चीज को ऐसे, तो मेरा छत की हाइट ही एच है, तो मेरा कितना रेंज कवर होगा? बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। बेसिकली क्या है कि हम इसके इक्वेशन में एच की वैल्यू माइनस में लिख देते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में अप है, एच माइनस है, तो एच की वैल्यू जब माइनस डालेंगे तो मेरा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। और जो टाइम पीरियड मेरा कैलकुलेट होगा, बेसिक इक्वेशन ऑफ 2 डायमेंशन से हम सॉल्व करेंगे, और जो टाइम पीरियड आएगा उसको जब हम हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रेंज आ जाएगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं इसको एनालाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक मैंने एनालाइज कर दिया है। अभी आप इसको खुद अपने लेवल पे करो, या आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको आप वहां पे कर सकते हो। दूसरा चीज क्या है, मैक्स टू मैक्स क्या गेम खेलेगा? बोलेगा कि भाई मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने का बस एक ही मतलब होता है, वर्टिकल स्पीड 0 है। इससे ज्यादा कुछ भी इसमें कंक्लूड करने जैसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे, वर्टिकल स्पीड 0 है, जो कि धीरे धीरे ऐड होगी और ये यहां पे आके स्ट्राइक मारेगा। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल सेम तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सेम हाइट पे ये दो अलग अलग टाइम फ्रेम में रहता है। ये T1 है, ये T2 है। यानी कि यहां से यहां तक पहुंचा तो T1 टाइम लगा, और फिर ये प्रोजेक्टाइल में आगे पहुंचता है, जब T2 टाइम पे पहुंचता है तो भी सेम हाइट h ही कवर करता है। तो इस टाइम पीरियड का सम कितना होना चाहिए? अगर मैं इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करूं, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, यानी कि gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस h, 2h, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2h, सॉरी प्लस 2h, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h। इसके दो रूट्स होंगे, एक T1 आएगा, एक T2 आएगा। जब वो सेम h हाइट पे दो रूट्स होंगे T1 T2 के, और जिसके लिए वो सेम h हाइट पे रहेगा, तो उन दो रूट्स का सम क्या होगा? रूट्स का सम क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 2u अपॉन जी, और u क्या है? इनिशियल स्पीड। 2u वर्टिकल डायरेक्शन में है, साइन थीटा अपॉन जी। ये कितना है?
ये उतना ही है जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। यानी कि मैं किसी भी हाइट पे जो एक टाइम लगता है इसको पहुंचने में और सेम उस हाइट पे वापस आने में जो टाइम लगेगा, उन दोनों टाइम को ऐड करूंगा तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक तरह से कंक्लूजन है, निकाला है। 90% तो इसको निकालने का ऑप्शन नहीं आएगा, जब भी आएगा T1 प्लस T2 की वैल्यू वैल्यू ही पूछेगा। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू कुछ अलग नहीं होती है, टाइम ऑफ लाइट होती है। जितना टाइम लगेगा इसको एच हाइट कवर करने में और फिर उसी एच हाइट में आने में, उस दोनों टाइम का सम हमेशा टाइम ऑफ लाइट के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बस इतना ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ओनली थिंग इसकी कॉन्सेप्चुअल है, एनालिटिकल है, 2D मोशन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं आपको उसको एनालाइज करके सॉल्व करके बता दूंगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको बेल आइकन दबाओ ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आए वो आप सबसे पहले देखो। और बेसिक्स पे काम करो। 1-1.5 साल के टाइम है, अगर आप हाई स्कूल जस्ट पास आउट हो गए 11th क्लास में जा रहे हो, बेसिक्स पे काम करो। 1-1.5 साल के टाइम में आपका लेवल इतना होगा कि आपको खुद आईआईटी एग्जाम में बैठने से पहले ही पता होगा कि मैं आईआईटी निकालने वाला हूं। तो आप अपने फंडामेंटल्स इंप्रूव करो। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो हमको जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए। बताइए कि किस टॉपिक पे और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और किस टॉपिक को एनालाइज करके समझाऊं। थैंक यू।